कोनिचिवा मिन्ना। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक रहने वाला है कि डिक्शनरी फॉर्म क्या होती है, डिक्शनरी फॉर्म को कन्वर्ट कैसे करते हैं, डिक्शनरी फॉर्म को यूज़ कैसे करते हैं और डिक्शनरी फॉर्म के साथ साथ जो हमारे कुछ पैटर्न्स हैं या फिर कुछ फ्रेजेज हैं उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो ये हमारा आज के वीडियो में टॉपिक रहने वाला है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं डिक्शनरी फॉर्म को कन्वर्ट कैसे करते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी ग्रामर की, जिसमें हमने बात करी थी कि नाई फॉर्म को कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो मैंने उस वीडियो में नाई फॉर्म और डिक्शनरी फॉर्म का कन्वर्जन साथ में समझाया था आपको। उसी डिक्शनरी फॉर्म के कन्वर्जन को एक बार फिर से समझ लेते हैं, उसके बाद हमें नाई डिक्शनरी फॉर्म के यूजेस समझ लें। देखिए, अभी तक आपको पता है 3 ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3। तीनों ग्रुप्स के अलग अलग आप विभाजित करने का तरीका या फिर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। पहले ग्रुप में ई साउंड वाले वर्ब्स होंगी, मास से पहले ई साउंड वाली वर्ब्स। सेकेंड ग्रुप में ए साउंड की, और तीसरे में कीमास, शिमास और इनसे रिलेटेड एंड रिलेटेड टू इट। रिलेटेड माने इनसे बनी हुई कह सकते हैं आप। तो इन तीनों का ही हम इस्तेमाल करेंगे और इन तीनों को किस तरीके से यूज़ करते हैं वो सीखना है हमें। सबसे पहले ग्रुप 1 से शुरू करते हैं। ग्रुप 1 में जो हमारे सबसे पहले आता है वो एक ही तरीका है, आसान सा होता है। ई साउंड को ऊ साउंड में चेंज कर देना है और इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। जैसे नाई फॉर्म में तो था, नाई फॉर्म में पहले ग्रुप में क्या था, आज ई साउंड जो है वो नाई में चेंज होते समय वाह साउंड बन जाता है। जैसे आई मास था तो आई में ई चेंज होना था आ में, लेकिन आ की जगह वाह में चेंज होता है तो आवा नहीं, ऐसा होता था। उसी सेंस में इधर ई साउंड चेंज होता है ऊ में, लेकिन कोई एक्सेप्शन नहीं है इधर। जैसे कोई सी भी आप ई साउंड की वर्ब रख सकते हैं। आप एग्जाम्पल के लिए रख लेता हूँ मैं काकी मास, आई मास वापस रख लेते हैं, इसोगी मास और ताची मास, बहुत है माची मास। ये हो गई, ठीक है, ये हो गई हमारी सारी वर्ब्स। तो सबसे पहली जो है ई साउंड को ऊ साउंड में चेंज करना है। तो काकी मास है, मास से पहले के ही याद रखते हैं, मास से पहले की ई साउंड है। हर जगह जो साउंड बोल रहा हूँ ना वो मास से पहले का ही साउंड है। तो काकी मास, तो का कू हो गया वो ऊ साउंड में, जैसे काकू। आई मास आओ, इसोगी मास इसोगू, ताची मास तात्सु, माची मास मात्सु, मोची मास मोत्सु और क्या होगा, आसोबी मास आसोबू और हाकोबी मास हाकोबू। तो सेम ई साउंड ऊ साउंड में चेंज होता है। ये तो हो गया ग्रुप 1। अब ग्रुप 2, ए साउंड के बाद रू ऐड हो जाता है, मास माइनस हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए 2 ही रखते हैं, आसानी है ये तो। तावे मास, इरे मास और एक्सेप्शन रख लेते हैं एक, दे मास, मी मास, ठीक। तावे मास, ताबे मास, ताबे रहेगा, ए के बाद रू ऐड कर दें, ताबे रू। इरे मास, इरे रहेगा, इरे के बाद रू, दे मास दे रू, मी मास। याद होगा आपको, मैंने बोलता मी मास एक्सेप्शन है। सिंगल साउंड वाले जो है, सिंगल मोरा वाले वर्ड्स वो सेकंड ग्रुप में आते हैं, कीमास शीमास को हटा के, तो मीरू, ठीक है, हो गया। अब ऐसे ही थर्ड ग्रुप में कीमास बन जाता है कुरु, शिमास बन जाता है
शुरू, ये एक्सेप्शन थे, ये मैंने आपको समझाया था एक्सेप्शन है। ये हो गया हमारा ग्रुप का डिवीज़न। इस डिवीज़न पे अच्छे से हमने पहले बात कर रखी है, आपको याद होगा जब नाई फॉर्म पढ़ा था। अब पानी वगैरह पीते रहिएगा, बेहोशी न चढ़ा किसी को, गर्मी बहुत ही हो रही है इसलिए। इसके बाद है हमारा अगला जो बात है इसमें डिक्शनरी फॉर्म के यूजेस क्या है। अब यहाँ से यूजेस शुरू हो है। यूजेस में जनरली आपको एक तो पता है कि मास फॉर्म की कैजुअल फॉर्म हो गई है जो प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में यूज़ होगी। उसके अलावा एक पैटर्न होता है वो आपकी डिक्शनरी फॉर्म, और डिक्शनरी फॉर्म को क्या कहते हैं, जिशो के डिक्शनरी फॉर्म। जिशो माने डिक्शनरी होता है, जिशो के डिक्शनरी फॉर्म। डिक्शनरी फॉर्म को तो या फिर नाउन को तो गा नाउन गा देकिमास, ठीक है। कोतो कोतो लिखा गया था, गा देकिमास। अब दिख रहा है। तो डिक्शनरी फॉर्म कोतो का देकिमास या नाउन का देकिमास। देकिमास आपको पता ही है, देकिमास का मतलब कैन के लिए या एबिलिटी दिखाता है आपकी कि यार ऐसा कोई काम कर सकते हैं। जो सकते हैं वाली बात होती है ना, कि मैं भाग सकता हूँ, खेल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, हम पहाड़ चढ़ सकते हैं, सकते वाली जो फॉर्म है वही होती है देकिमास। तो डिक्शनरी फॉर्म कोतो का देकिमास या नाउन का देकिमास, मतलब ये एबिलिटी बता रहा है कि ऐसा किया जा सकता है कि कुछ कुछ कर सकता हूँ, या फिर कहें कोई कुछ कुछ कर सकता है। तो ऐसे रख लेते हैं कैन डू या एबिलिटी टू डू समथिंग। आसानी के लिए से एक एग्जांपल लेते हैं हम। गोहान ओ स्कुरु कोतो गा देकिमास। ठीक है, गोहान और स्कुरु कोतो का देकिमास। गोहान यहाँ पे खाने के लिए रख लिया, हम आप चावल के लिए कुछ भी रख सकते हैं। तो आई कैन कुक या मेक फूड। या फिर स्कूरी मास की जगह अगर अच्छे से लिखना है, रियोरी सुरु कोतो का देकिमास। अब आप समझ गए, रियोरी सुरु का मतलब है कि यहाँ पे वर्ब है, याद रखना वर्ब है थर्ड ग्रुप की। अगर वहीं मैं इसे रियोरी शुरू की जगह सिर्फ रियोरी रुक दूं, तभी क्या बन गई, तभी नाउन बन गई, और नाउन के साथ गा देकिमास आना बस। तो गोहानो रियोरी गा देकिमास या गोहान और स्कुरु गोहान और रियोरी शुरू को तो गा देकिमास। आपके ऊपर है, मतलब इसका कहने का मतलब है कि ऐसा काम किया जा सकता है। उसके साथ जैसे मैंने एक एग्जांपल लिख दिया कि मैं भाग सकता हूँ, या मैं चल सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ। कुछ चीज़ें याद रखने की इसमें, जैसे जब हम नाउन के केस में यूज़ कर रहे हैं ना, जैसे नाउन का देकिमास, तो नाउन का देकिमास में जब हम यूज़ करेंगे, इसका मतलब होता है कि नाउन कोई एबिलिटी कर सकता है, मतलब नाउन को मैं कर सकता हूँ। तो जो इसके अंदर एबिलिटी की बात होगी ना, नाउन जो नाउन है हमारी, मान लीजिए जैसे मैंने बोला कि निहोंगो
ओ बेंक्यो शिमासे या निहोंगो गा देकिमास, आई कैन स्पीक जैपनीज, आई कैन रीड जैपनीज। तो उस सेंस में जो एबिलिटी होगी आपकी वो हो सकती है जैसे कोई मूविंग है, मूव करना होगा किसी चीज़, जैसे ड्राइविंग के लिए हो गया आपका, शॉपिंग के लिए हो गया, या फिर डांस के लिए हो गया, पियानो बजाना हो गया, या फिर कोई भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए हो गया, या फिर कोई लैंग्वेज या कोई ऐसी, या फिर लैंग्वेज हो गई कोई। तो इस तरीके की एबिलिटी यूज़ होंगी, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही यूज़ हो, इस तरीके की। तो मैंने जैसे बोला एग्जांपल के लिए कि इधर लिख देता हूँ एक एग्जांपल। एग्जांपल को क्या कहते हैं आपको बताइए, रे। रेबुन एग्जांपल सेंटेंस ऐसे है वो, रेबुन। रेबुन एग्जांपल सेंटेंस के लिए रे एग्जांपल। तो निहोंगो गा देकिमास। कि मैं जैपनीज बोल सकता हूँ। अब निहोंगो गा देकिमास, अब नाउन हो गए निहोंगो गा देकिमास एबिलिटी, जैपनीज एबिलिटी, जैपनीज कर सकता हूँ। तो जैपनीज, जब जैपनीज बोल रहे हैं तो स्पीकिंग की बात होगी जनरली, या फिर आप स्पेसिफाई करेंगे तो मैं जैपनीज बोल सकता हूँ उस सेंस में। अब इसी देकिमास की जो फॉर्म है ना, कोतो का देकिमास या फिर नाउन का देकिमास, इसे ही जब आप आगे पढ़ते हैं ना तो यही एक फॉर्म बन जाती है। उस फॉर्म में आप ए साउंड में चेंज करते हैं, जैसे आएगा वो, अभी उतना ध्यान से समझने की जरूरत नहीं, खाली मैं समझा रहा हूँ। जैसे अभी तो हो गया निहोंगो का देकिमास, निहोंगो का हनासु कोतो का देकिमास, निहोंगो ओ हनासु कोतो का देकिमास, कि मैं जैपनीज बोल सकता हूँ। अब आपने सेंटेंस बढ़ा किया, मैं जैपनीज बोल सकता हूँ। हिंदी में तो होगा जैपनीज बोल सकता हूँ, जैपनीज में कैसे ना, निहोंगो ओ हनासु कोतो का देकिमास, तो ये लंबा हो गया। इसे छोटे करने के लिए फॉर्म होती है वॉइलेशन फॉर्म, जिसमें क्या होता है, ए साउंड हो जाता है, हनासेमास। तो अगर मैं बाद में लिख दूँ वॉइलेशन फॉर्म में, निहोंगो का हनासेमास, निहोंगो का हनासेमास, इसका मतलब भी सेम है, कोतो का देकिमास। तो ये फॉर्म आती है आपकी आगे, और ये इसमें। इससे मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, जो मैंने पहले भी बात करी थी, कि जैपनीज़ के अंदर हमारे सिर्फ बोलने का पैटर्न चेंज हो जाएगा, जिससे समझ में आएगा कि आपको किस लेवल का आता है। अभी N3 में, मतलब N5 में आप, तो उस समय आपको कोतो का देकिमास, फिर आप हनासेमास, उसके बाद में जाके आप जब सीनियर से बात करेंगे अलग लेवल पे इसी कोई, तो आपको और उसे रिस्पेक्टिव बनाना पड़ेगा, ओ हनाशी ओ देकिमास, मतलब काफ़ी अलग अलग चीज़ें आती हैं। ये मैं खाली आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो नाउन का देकिमास या फिर डिक्शनरी फॉर्म कोतो का देकिमास एबिलिटी बताने के लिए है। अगर नाउन के केस में बात करें तो नाउन कोई मोशन वाली एबिलिटी बता सकता है, या फिर कोई लैंग्वेज या पियानो या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट जिसे आप देख के ही समझ सको। एबिलिटी का मतलब इसमें क्या है ना, कि आप जो देख के पहचान सको। जैसे मैंने बोला पियानो का देकिमास, अब इसका मतलब है पियानो कर सकता हूँ, तो आपको सेंस से समझ में आ रहा है कि पियानो बजा ही सकता हूँ। और निहोंगो का देकिमास तो जैपनीज बोल सकता हूँ, तो सेंस समझ में आया, या फिर कोई मूवमेंट की बात कर रहा है नाउन के सेंस में। और वर्ब के सेंस में तो कोई भी एबिलिटी या पॉसिबिलिटी, कैपेबिलिटी, कुछ भी। तो मेन आपको ये याद रखना है कि ये कोतो का देकिमास जो है आपको एबिलिटी बताएगा। दो तरीके हैं, डिक्शनरी फॉर्म कोतो का देकिमास, जब वर्ब का यूज़ करेंगे तो वर्ब को डिक्शनरी फॉर्म में चेंज करोगे, और नाउन होगी तो नाउन का देकिमास। इसके बाद जो अगला पैटर्न है शुमी व, अब नाउन बेस हो सकता है
या फिर डिक्शनरी फॉर्म हो तो दिस, डिक्शनरी फॉर्म हो तो दिस। अब डिक्शनरी फॉर्म, जब आप डिक्शनरी फॉर्म के साथ कोतो लिखते हैं ना, तो इस पैटर्न का मतलब भी ये होता है कि आप कोई भी चीज़ बता रहे हो तो डिटेल में समझा रहे हो उसे। जैसे मैंने सिंपल बोल सकता हूँ कि मेरी हॉबी बेसबॉल है, जैसे वाताशी नो शुमी वा याक्यो देस, मेरी हॉबी बेसबॉल है। अब उसे ही अगर आप थोड़ा और डिटेल में समझा रहे हो कि बेसबॉल में क्या क्या हो सकता है, बेसबॉल में देखना हो सकता है मीमास, या खेलना हो सकता है शिमास, या फिर सुनना हो सकता है किकीमास, कुछ भी हो सकता है। तो उसी को ही जब आपको हॉबी को डिटेल में समझाना होता है ना, हॉबी के बारे में बताना है, उस समय आप यूज़ करेंगे। तो डिक्शनरी फॉर्म हो तो दिस, ये जो सेंटेंस पैटर्न है इसका मतलब भी होता है माय इंटरेस्ट इज, या फिर इंटरेस्ट इज। शुमी हॉबी के लिए होता है, हॉबी या इंटरेस्ट किसी भी सेंस में आप यूज कर सकते हैं। और ये चीज याद रखना, जब सिर्फ नाउन यूज करेंगे ना, नाउन तो आपका क्या बता रहा है, नाउन सिर्फ आपकी हॉबी या इंटरेस्ट बता रहा है। और जो आपकी डिक्शनरी फॉर्म है, वर्ब की डिक्शनरी फॉर्म है, ये उसी सेम नाउन वाली चीज की भी आपकी स्पेसिफिक डिटेल बता रही है, आपकी हॉबी की या फिर किसी भी चीज की स्पेसिफिक डिटेल बता रही है, स्पेसिफिक डिटेल। जैसे वही, अब एक एग्जांपल लेते हैं, केक वाला ही ले लेते हैं। वाताशी नो शुमी वा निहोंगो देस। एग्जांपल के लिए वाताशी नो शुमी वा निहोंगो देस। जो साइड में लिखा है ना, ये जरूर लिख लिया करना। ये मैं अलग से बता दूँ ना कि इस पैटर्न का मतलब क्या है एक्चुअल में, ये काम का होता है। एग्जाम्पल तो आप खुद भी बना लेंगे कि जैसे मान लीजिए मेरी हॉबी जैपनीज़ है, माई हॉबी या माई इंटरेस्ट इज जैपनीज। ये बहुत ही ना, बहुत ही बड़ी सेंटेंस हो गया, मतलब बहुत ऊपर ऊपर से कि मेरे को जैपनीज पसंद है। अब जैपनीज सुनना पसंद हो सकता है, जैपनीज देखना पसंद हो सकता है, जैपनीज पढ़ना पसंद हो सकता है, जैपनीज गाने पसंद हो सकते हैं, जैपनीज कल्चर पसंद हो सकता है। और निहोंगो बोला है, लैंग्वेज की बात करी है मैंने स्पेसिफाई, तो जैपनीज में सुनना पढ़ना देखना बोलना कुछ भी हो सकता है। इसी को ही अगर मैं स्पेसिफाई करके लिखूँ ना कि उसकी डिटेल बताऊँ, कोई भी स्पेसिफिक डिटेल बताऊँ, जैसे उसी सेंटेंस को अगर मैं लिखूँ वाताशी नो शुमी वा निहोंगो हो काकू होतो देस। सेम है, जैपनीज है, लेकिन जैपनीज के अंदर मैंने स्पेसिफाई कर दिया जैपनीज लिखना पसंद है, जैपनीज लिखना पसंद है। तो माय हॉबी इज राइटिंग जैपनीज, अब मैंने स्पेसिफाई कर दिया। तो डिक्शनरी फॉर्म कोतोदेस ने स्पेसिफाई कर दिया आपकी चीज़ को। यही डिक्शनरी फॉर्म कोतोदेस का मेन यूज़ होता है। शुमी के अलावा आप किसी और सेंस में भी यूज़ करेंगे तब भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मेन आपको याद रखना है कि डिक्शनरी फॉर्म कोतोदेस डिटेल बताया, स्पेसिफिक, जो भी आप जिस भी चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं उस चीज़ की डिटेल बताएगा। इसके बाद टाइम के साथ डिक्शनरी फॉर्म, डिक्शनरी फॉर्म
या फिर नाउन के साथ जब क्वांटिफायर यूज़ करते हैं नाउन नो हो जाता है वो। और नॉर्मल क्वांटिफायर, क्वांटिफायर माने जो टाइम लिमिट बता रहा है उस क्वांटिफायर को यूज़ करा। इन तीनों में माय नी वर्ब टू। ठीक है, क्वांटिफायर यहाँ पे टाइम लिमिट की बात कर रहा है। क्वांटिफाइड टाइम पीरियड। अब क्वांटिफाइड टाइम पीरियड का मतलब जैसे मैंने बोला 1 घंटे में, 1 महीने में, 1 साल में, 1 मिनट में, आधे मिनट में, या फिर 3 दिन में, किसी भी सेंस में टाइम पीरियड की बात है, टाइम लिमिट की बात बता रहा है उस समय। नाउन में इधर क्या आएगा, नाउन में जैसे हो गया सुबह, शाम को, अगले हफ्ते, अगली शाम। नाउन एग्जैक्ट एक डेट हो गया, टाइम पीरियड हो गया इस टाइम से इस टाइम तक, 6 बजे से रात 9 बजे तक, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक, ये हो गया क्वांटिफाइड टाइम पीरियड। मैंने बोले परसों आएगा और सीधे एक डेट दे दिया, एक दिन दे दिया तो नाउन हो गया। और डिक्शनरी फॉर्म याद रखना है, इधर जो वर्ब है वो इस वर्ब से अलग है। तो ये पैटर्न किस लिए है, माय नी का आपको मैंने पहले ही बताया था, पिछली वीडियो में भी आपने याद करा होगा, तो माय नी पैटर्न यूज करा है हमने। सेम है माय नी कि इस टाइम से पहले। अब टाइम में आपका कोई भी कुछ भी हो सकता है, जैसे डिक्शनरी फॉर्म है तो उसमें जैसे खाना खाने से पहले, सोने से पहले, ऑफिस आने से पहले। नाउन में सुबह से, सुबह सुबह, दिन में, अगले हफ्ते, टाइम में, 3 घंटे के अंदर, उस टाइम से पहले पहले वर्ब टू को करना, कोई दूसरा काम होना या तो कोई दूसरा काम कर लेना। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बोला जापान आने से पहले मैंने जैपनीज पढ़ी थी। निहोन ओ या निहोन ए दिख रहा है, निहोन ए कुरुमाए नी निहोंगो ओ बेंक्यो शिता, बेंक्यो शिता। अभी शिमासे होते बेंक्यो शिमाशिता, क्योंकि अभी ता फॉर्म करी नहीं हमने, बेंक्यो शिमाशिता। तो जापान, जापान आने से पहले, बिफोर कमिंग टू जापान, टू जापान आई लर्न। अब इंग्लिश में लर्न, लर्न तो होगा, जो भी होता है वो आप ध्यान देना। जैपनीज मैं आपको मेन समझा रहा हूँ। तो जापान आने से पहले मैंने जैपनीज पढ़ी थी, माने एक एक्शन को, एक वर्ब को करने से पहले दूसरा एक्शन मैंने कर लिया था। ठीक है, पहले वर्ब को करने से पहले दूसरी वर्ब कर चुका था, बिफोर के लिए। सेम इसी तरीके से आप नाउन रख सकते हो। एग्जाम्पल के लिए कोई सेंटेंस रख लेते हैं कि सुबह उठने के बाद मैं वॉक पे जाता हूँ, या मैं वॉक पे गया था। उठने के बाद फिर आपकी वर्ब बन जाएगी, तो सुबह मैं वॉक पे जाता हूँ, ऐसे कर लेते हैं। हाँ, सुबह ऑफिस, जिमूशो, जिमूशो नो माए नी, नो माए नी शाम्पू शिमा, या शाम्पू शिमाश्ता, कुछ भी कर सकते हैं आप। गया था या जाऊंगा या जाता हूँ। तो ऑफिस, ऑफिस इधर नाउन हो गया, नाउन नो मायनी, वर्ब टू ऑफिस,
से पहले मैं वॉक पे जाता हूँ। अब ये हैबिचुअल एक्शन भी हो सकता है, प्रेजेंट फॉर्म या फ्यूचर फॉर्म, जो समझे आप। उसके बाद टाइम पीरियड के अंदर रखना है, तो जूजी कारा गोजी गोजी मादे गोजी मायनी बैंक्योस्ता बैंक्योमास्ता। ठीक है। अब आप यहाँ पे ये भी रख सकते हैं जो मैंने लिखा, जोजी कारा गोजी मायनी बैंक्योस्ता या गोजी मायनी बैंक्योस्ता। मतलब मैंने 5 बजे तक पढ़ा था, या 5 बजे से पहले पढ़ा था, बिफोर 5 बजे से पहले हो गया, 5 बजे से पहले तक मैंने पढ़ा था। तो अब आप ये क्वांटिफायर में टाइम लिमिट आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। जब ये टाइम रख दिया, ये भी आपका क्वांटिफायर बन गया, क्योंकि आपने टाइम रख दिया, टाइम पीरियड रख दिया, टाइम रख दिया, उससे पहले पहले कोई एक्शन करे। या फिर आप पूरा टाइम पीरियड रख सकते हैं कि इस समय से इस समय तक, या इस समय से इस समय के पहले पहले मैंने एक काम कर दिया था। कि मैंने दुकान 10 बजे से दोपहर 2 बजे से पहले बंद कर दी थी। कि मिसे वा आशा जूजी कारा नीजी माए नी क्या कह सकते हैं आप इसे, शिमे वास्ता क्लोज कर दी थी या शट कर दी थी। तो ये मेन है कि आपको याद रखना है कि डिक्शनरी फॉर्म मायनी नाउन, नो मायनी। अब नाउन क्या है यहाँ पे, नाउन कोई भी टाइम हो सकता है। अब मैंने ऑफिस की जगह मैं ये बोल सकता कि कल मैंने बुक पढ़ी थी, या कल से पहले पहले मैं एक बुक पढ़ लूँगा। जो भी आप सेंटेंस बनाना चाहें कि नाउन के पहले नाउन भी आपका कहीं ना कहीं वो आपका टाइम दिखा सकता है या प्लेस दिखा सकता है कि एक काम को करने से पहले ये करा था। या फिर क्वांटिफायर रख सकते हैं आप। सेंटेंस बनाना वो आपके ऊपर होता है। कोशिश करनी होती है स्टार्टिंग में कि जितने आसान सेंटेंस और छोटे सेंटेंस बन सके जिससे गलती ना हो। बाद में सेंटेंस बड़े होते रहते हैं बस। और मेरी सबसे बुरी आदत यही है कि मैं बहुत बड़े बड़े सेंटेंस बनाता हूँ। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ, जितना अभी देखता हूँ ना बहुत ज़्यादा है, मैं वही कोशिश करता हूँ छोटे से छोटे सेंटेंस बन जाए। तो मैं पूरा बनाता हूँ, मैं ऑफिस आने से पहले पार्क में गया था, फिर मैं वो पूरा लिखता। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ छोटे सेंटेंस बनाने की, क्योंकि जितने बड़े सेंटेंस रहेंगे उतनी ज़्यादा अलग अलग चीज़ें सीखनी होंगी आपको उसमें। नाका नाका और जेही, ये वैसे हैं तो एक नॉर्मल वोकेबलरी, लेकिन इनका जो यूज़ है वो अलग होता है। नाका नाका होता है जब आप यूज़ कर रहे हैं उतने नहीं या उतनी आसानी से नहीं, नॉट ईजली, नॉट ईजली या नॉट मच। नाका नाका के बाद हमेशा सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस होगा, इसमें हमेशा ये याद रखना। जैसे मैंने बोला जापान में वेजिटेरियन फूड उतना नहीं दिखता, या जापान में हमें इतने चिड़िया नहीं दिखती, इतने घोड़े नहीं दिखते, या जापान में इतने लोग नहीं दिखते। अब तो लोग भी कह सकते हो आप, जापान या कुछ भी ऐसा इतना आसानी से नहीं दिखता, या ऐसा नहीं होता। उसके लिए नाका नाका, जैसे मैं एग्जांपल लिखूं, निहोन देवा नाका नाका उमा गा मीरू कोतो गा देखी माँ से। अब ये थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस है, लेकिन इससे आप जितने भी अभी तक पैटर्न सीखे ना वो सारे समझ जाएंगे। निहोन देवा नाका नाका उमा वा या उमा ओ
उमावा इनाइडेस हो जाएगा। और उसके लिए फिर आपको एक और पैटर्न सीखना है, उमाओ मीरू कोतो हुआ देकिमासेन। अब इस सेंटेंस में हमने डिक्शनरी फॉर्म यूज़ कर ली, कोतो का देकिमासेन फॉर्म यूज़ कर ली, नाका नाका यूज़ कर लिया, देवा यूज़ कर लिया। देवा में वा मेन है, देवा एम्फेसाइज करने के लिए होता है। उमा ने हॉर्स, ओ फॉर्म ओ यूज़ कर लिया पैटर्न। अब देखो मैंने क्या कहा था, नाका नाका के साथ हमेशा नेगेटिव सेंटेंस होता है। नाका नाका क्या मतलब होता है, नॉट ईजिली या उतनी आसानी से नहीं। तो निहोन देवा नाका नाका उमागा मीरू कोतो गा देकिमासेन, जापान में इतनी आसानी से हमें घोड़े नहीं दिखते। या फिर एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हैं कि ऐसे आसानी से नहीं होता। या फिर निहोंगो वा नाका नाका कांतान ना गो जानाई देस, या कांतान ना कातारू गो जानाई देस। तो इसमें क्या है, नाका नाका हमेशा नेगेटिव आएगा। तो अभी मैंने क्या बोला था कि जापान इतनी आसानी से बोलने वाली लैंग्वेज नहीं है, इतनी आसानी से समझ में आने वाली लैंग्वेज नहीं है। नाका नाका के बाद हमेशा याद रखिए, मुश्किल होता जाएगा नहीं तो। नाका नाका के बाद हमेशा नेगेटिव सेंटेंस है। नाका नाका का मतलब नॉट ईजली या नॉट मच के सेंस में। जे ही होता है रियली, किसी भी हालत में। बाय एनी मीन्स, बाय एनी मीन्स। और जे ही ना हमेशा होप या डिजायर दिखाएगा, होप या डिजायर स्पीकर की। स्पीकर किसी और के बारे में बात करता है, थर्ड पर्सन की, मतलब जो बोल रहा है उसकी विश या डिज़ायर को और भी इंटेंसिफाई करता है। होप या डिज़ायर तो दिखाता ही है, उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ाता है, इंटेंसिफाई करता है इन्हें। जैसे मैंने बोला मैं जैपनीज़ बोल के दिखाऊंगा, जैसे बोलते हैं ना, मैं तो जैपनीज़ पढ़ के दिखाऊंगा, या मैं अच्छा लिख के दिखाऊंगा, मैं ऐसा करके दिखाऊंगा, मैं खाना बना के दिखाऊंगा, जो भी है ऐसा करके दिखाऊंगा। ये तो हो गया, ऐसा करना चाहता हूँ। तो बोलते ऐसा तो मैं करके ही दिखाऊंगा, कुछ हो जाए, तो कुछ भी हो जाए मैं ऐसा करके दिखाऊंगा, ऐसा करना चाहता हूँ। तो एक तो हो गया मैं ऐसा करना चाहता हूँ, एक है मैं ऐसा करूँगा, एक है मैं ऐसा करके दिखाऊंगा, एक है मैं ऐसा कुछ भी हो जाए करके रहना चाहता हूँ। तो जो लास्ट वाला है ना, वो आपकी और भी इंटेंसिटी बढ़ा रहा है। अभी तक हुआ नहीं है काम, आप चाहते हो, आपकी विश है, लेकिन उसे भी आप और भी ज़्यादा बढ़ा रहे हो, और भी ज़्यादा उम्मीद दिखा रहे हो उसमें। तो उस समय यूज़ करते हैं इस पैटर्न को। जैसे मैंने बोला जे ही निहोंगो ओ हनासु कोतो गा देकिताई देस। अब थोड़ा सा बड़ा कर दिया मैंने, लेकिन ताई आप समझ गए, होप वांट के लिए। तो बाय एनी मीन्स या रियली, किसी भी हालत में जैपनीज मैं बोलना चाहता हूँ, इस कैपेबिलिटी में पहुँचना चाहता हूँ कि मैं जैपनीज बोल सकूँ, इसलिए यूज़ होता है इसे। ठीक है, थोड़ी सी बड़ी हो गई है वीडियो, लेकिन इसमें हमने पूरी डिक्शनरी फॉर्म को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद अगली वीडियो में हम करेंगे अपना अगला 19 चैप्टर की वोकैबुलरी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।